नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। रविवार की सुबह 11:15 बजे समय हो गया है आपके फेवरेट वीकली शो इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से अर्थात पर चर्चा होगी, इसके बाद होंगे आपके सवाल जवाब, आपकी इनकम की बात, किस्तों के सिक्के का सिरा पकड़ेंगे, कौन सा सिक्का इस बार खनका है, क्या नया लिखा है अंशुमान जी ने, ये जानेंगे। और चलते चलते एक खास वेब सीरीज के बारे में सर बताएंगे या किताब के बारे में? वेब सीरीज के बारे में बता। चलिए, तो इस बार वेब सीरीज लेकर आए हैं अंशुमान जी रिकमेंड करने के लिए। देखते हैं कौन सी वेब सीरीज वो रिकमेंड करते हैं। शुरू करते हैं इकोनॉमिकम का सफर। आप ये कार्यक्रम यानी कि ये इकोनॉमिकम भारत के किसी भी शहर से क्यों ना देख रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका शहर दुनिया के 100 अच्छे शहरों की सूची में शुमार नहीं है? 100 क्या, दूर दूर तक नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छे शहरों से क्या मतलब है? अच्छे शहरों से मतलब यह है कि वो रहने के लिहाज से अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, जिनका बुनियादी ढांचा दुरुस्त है। आम भाषा में समझिए तो वहाँ जाम कम लगता है, वहाँ कूड़े के ढेर नहीं है। ऐसे अच्छे शहरों में आपका शहर शामिल नहीं है। अब आप कहेंगे कौन सा शहर शामिल है, क्यों शामिल नहीं है, क्या रीज़न है? तमाम ऐसे सवाल आपके मन में होंगे। तो आज इस इकोनॉमिकम में जब आप ये पूरा इकोनॉमिकम पूरा अर्थात सुनेंगे, अंशुमान जी की पूरी बात सुनेंगे, तो आप 5 बड़े सवालों का जवाब लेकर जाएंगे। कौन से वो 5 बड़े सवाल हैं, पहले ये सुनिए। पहला सवाल, आखिर क्यों भारत के अधिकांश शहर गंदे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, स्वच्छता मिशन के जो पूरा मिशन था उसने कहां दम तोड़ दिया? जिसका मकसद ही था शहरों को साफ करना, वो कहां चला गया? तीसरा, स्मार्ट सिटी के दावे कहां मुंह छिपा रहे? अभी तक तो भारत का कोई शहर स्मार्ट हुआ नहीं, कहां गया वो स्मार्ट सिटी का जो दावा था, वो क्या हुआ? फिर एक बड़ी बात कि अच्छा शहर साफ हो क्यों नहीं पा रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो वजह हम ढूंढेंगे। और फिर चलते चलते जैसा अंशुमान जी बताते हैं कि ऐसा क्या कर दें भाई जो दुनिया के अच्छे शहरों में हमारा शहर भी शामिल हो, भारत के भी कुछ शहर ऐसे हों जो दुनिया के साफ सुथरे या अच्छे शहरों में शामिल हो। वो नुस्खा क्या है, वो सुधार क्या है कि क्या करके कहां से ये काम शुरू किया जा सकता है, यानी कि साफ क्यों नहीं है, किसकी कमी है, क्या ऐसा करें जो साफ हो जाएंगे। और जो सरकार ने बीते 4-5 सालों में जो 2 बड़ी स्कीमें शुरू की थी, जिनका असल में लक्ष्य यह था कि शहरों को अच्छा बनाया जाए, रहने के लिए साफ सुथरे किए जाएं, उनका क्या हुआ? सर, पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि अच्छे शहरों में स्थिति है क्या हमारी? हाँ, शुभम इकोनॉमिकम में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। इस इकोनॉमिकम को जब आप मनी 9 के ऐप पर देख रहे होंगे तब भारत की राजधानी में नगर निगम के चुनाव के लिए वोट पड़ रहे होंगे। या तो आप वोट, अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप वोट डालकर आए होंगे या वोट डाल चुके होंगे। और अगर इस इकोनॉमिकम को आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे तब तक उन चुनावों का नतीजा आ चुका होगा आपके सामने। इस मौके पर जबकि देश की राजधानी की नगरपालिका या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव के नतीजे से आप उन चुनाव के नतीजों से वाकिफ़ हो चुके हैं, हमारे लिए इस चर्चा को जानना ज़रूरी है कि क्या भारत दुनिया में जो सब साफ़, अच्छे और लिवेबल शहर्स हैं, रहने वाले सिटीज़ हैं, उनमें भारत की स्थिति क्या है। भारत का कोई भी शहर सुरक्षित और रहने योग्य शहरों की सूची के पहले 100 में नहीं आता। मर्सेरेट की एक मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की जो अद्यतन रैंकिंग कोविड से पहले हमें मिली, 2019 की जो रैंकिंग है, उसमें जो 231 शहर फिगर किए जाते हैं, उनमें भारत का पुणे 143वें नंबर पर आता है। इससे पहले आपको अफ्रीका में ट्यूनीसिया का ट्यूनिस मिल जाएगा, नामीबिया की राजधानी विंडोक मिल जाएगी, बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोने मिल जाएगी। कोविड से पहले तक कोलंबो की भी रैंकिंग भारत से ऊपर थी। 143वें नंबर पर यहाँ पुणे और हैदराबाद आपको दिखाई देते हैं। स्मार्ट सिटी, इस गुब्बारे का तो धागा ही नहीं मिलता। इसका सिरा कहाँ है पता नहीं है। इस पूरे मिशन को जितनी नारेबाजी हुई वो सब उसके बाद ये फाइलों में गायब हो गया। इसको फाइलें पचा गई। स्वच्छता मिशन भी जो शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो एक फ़ोटो खिंचाने का कार्यक्रम बन गया और अब धीरे धीरे वो वीआईपी इलाकों तक, शहरों के मुख्य शहर, बड़े वीआईपी इलाकों तक सीमित हो गया है। ऐसी परिस्थिति में जब आप चुनावों में वोट डालकर आए हैं दिल्ली में या चुनावों के नतीजे देख रहे हैं, तो आपको पता हो कि भारत की राजधानी दिल्ली इस पूरी सूची में 162वें नंबर पर है। बोस्निया हर्जेगोविना का सराजेवो और इक्वाडोर का क्वीटो भी इससे ऊपर आता है। आश्चर्य की बात भी नहीं है, जिस देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी के
मुख्य द्वार पर कूड़े के ढेर आपका स्वागत करते हो, घुसते समय आपका पहला स्वागत कूड़े के पहाड़ करते हो, जहां साल में 3 महीने लोग उस शहर को छोड़कर चले जाते हो, 3-4 महीने, क्योंकि वहाँ सांस दमघोट सांस लेने के कारण रहना मुश्किल होता हो, जहाँ लोग आमतौर पर सिर्फ मजबूरी में बसने के लिए आते हों क्योंकि वहाँ रोजगार है, वो सांस लेने लायक शहर नहीं है, रहने लायक शहर नहीं है, तो वे लिवेबल सिटी कैसे हो सकता है। वैसे एक चीज़ इसमें दिलचस्प जानना ज़रूरी है, और इस बहस को, आज की चर्चा को हम आपको कई और दूसरे संदर्भों के साथ भी बताएंगे, क्योंकि शहर जहां हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वही हमारा सबसे पहला परिचय है व्यवस्था से, सरकार से। अपने दिए गए टैक्स की वापसी का पहला हिसाब हम अगर मांगेंगे तो हम अपने नगर निगम से मांगते हैं, या हम अपने महानगर निगम से मांगते हैं, अपनी स्थानीय सरकारों से मांगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में के पहले 10 शहरों में अमेरिका का भी कोई शहर नहीं है। अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका भी कोई शहर पहले 10 शहरों में शुमार नहीं होता। सैन फ्रांसिस्को इस सूची में 34वें नंबर पर आता है। जो अमेरिकी शहर रहने लायक क्यों नहीं है? अमेरिका में ऐसा क्या है? अमेरिका को मरते हुए शहरों का देश क्यों कहा जा रहा है? हम इस पे वापस लौटेंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़ और स्वच्छता मिशन के संदर्भ में हम अमेरिका से एक किस्सा पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो किस्सा हमें बताएगा कि जो सवाल शुभम ने, जो 5 बड़े सवाल हमारे सामने रखे इस समय भारत के शहरों की स्थिति को लेकर, उसका कोई सिरा हमें शायद इस किस्से में मिलेगा जो थोड़ा सा पुराना है। चलिए, तो बात अमेरिका से शुरू होगी, तब भारत तक पहुंचेगी सर। लेकिन अमेरिका तो विकास का कोई भी पैमाना हो उसमें अग्रणी रहता है, यहाँ कैसे पिछड़ गया? क्या किस्सा क्या है अमेरिका का? ये किस्सा हमारे लिए जानना जरूरी है। 1890 की बात है। अटलांटिक के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर जो शहर थे, पुराने बड़े शहर थे, वो गंदगी से भरे हुए थे, गंदगी से बजबजा रहे थे। इन शहरों में उस समय जो परिवहन का साधन था वो घोड़ा गाड़ियाँ होती थीं। शहर की सड़कों पर घोड़ों की लीद के ढेर जमा थे, बदबू और बीमारियां, सफाई बिल्कुल नदारत। यह ऐसी क्राइसिस थी कि जिसने जो एक किस्म की आपदा बन गई, और इसे इतिहास में हास मैन्योर क्राइसिस के नाम से दर्ज किया गया। इसी दौरान 1898 में पहली बार न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय अर्बन कॉन्फ्रेंस हुई, अर्बन प्लानिंग कॉन्फ्रेंस हुई। नगरीय व्यवस्था को संभालने के लिए पूरी दुनिया के जो प्रमुख देश थे वो जुटे 1898 में, और वहाँ जो सबसे बड़ा एजेंडा था, टॉप में था, वो शहरों में फैला हुआ गोबर। घोड़ों का गोबर कैसे साफ किया जाए, उस एजेंडे का सबसे बड़ा हिस्सा था। 1894 का न्यूयॉर्क इतना गंदा था कि न्यूयॉर्क पुलिस कमीशन के चेयरमैन थियोडोर रूजवेल्ट को बुलाकर वहाँ के मेयर ने कहा कि यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी ले लीजिए। यही थियोडोर रूजवेल्ट बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो समय न्यूयॉर्क पुलिस कमीशन के चेयरमैन थे, और रूजवेल्ट को मेयर ने बुलाकर कहा, और उन्होंने मना कर दिया कि इतने गंदे शहर को साफ करने की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, हम पुलिस कमीशन के चेयरमैन तो मौजूद हैं। फिर टेडी रूजवेल्ट से बाद में मेयर जो विलियम स्ट्रॉन्ग ने पूछा कि भाई कोई दूसरा रास्ता बताइए, किसी और पर व्यक्ति को बताइए, शहर साफ कैसे होगा, यह शहर की स्थिति बहुत ख़राब है। तो टेडी रूजवेल्ट ने न्यूयॉर्क के मेयर विलियम स्ट्रॉन्ग को बताया कि एक पूर्व सेना अधिकारी हैं, और जो सेना का घुड़सवारी दस्ता था उसके विशेषज्ञ हैं, वो उनका नाम है जॉर्ज वेरिंग। और जॉर्ज वेरिंग को बुलाकर न्यूयॉर्क के मेयर विलियम स्ट्रॉन्ग ने सिटी क्लीनिंग डिपार्टमेंट का जिम्मा सौंपा। गंदगी के खिलाफ वेरिंग ने एक किस्म का युद्ध स्तर पर आंदोलन चलाया, एक युद्ध स्तर की मुहिम चलाई। शहर में के सफाई में बड़ा भ्रष्टाचार था, सफाई की व्यवस्था में ही पहले भ्रष्टाचार था। वेरिंग ने वो भ्रष्टाचार साफ किया। पहली बार अमेरिका में कूड़े की रिसाइकिलिंग के नए सिरे से प्रयोग शुरू हुए। उनकी मुहिम में बहुत सारे विवाद हुए, काफ़ी खर्च हुआ, काफ़ी सख्ती हुई, लेकिन जब 1898 में उन्हें क्यूबा भेजा गया सैनिटेशन का जिम्मा लेने तब तक न्यूयॉर्क का चेहरा बदल चुका था। एक प्रसिद्ध किताब है, अर्बन प्लानिंग के विशेषज्ञ हैं एडवर्ड ग्लीजर, उनकी किताब है ट्रायम्फ ऑफ द सिटी। उन्होंने उसमें लिखा कि इस पूरी सफाई से असर ये हुआ कि न्यूयॉर्क में जीवन की जो प्रत्याशा दर थी, या जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट थी, या जीवन जीने की दर थी, वो 4.7 वर्ष तक बढ़ गई थी। 1898 की सफाई के बाद 1910 में जब पहली बार आंकड़े पाए गए, तब अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों की जिंदगी या उम्र औसत 5 साल ज़्यादा जीने लगे थे। और हमें ये जानकर आश्चर्य होगा, यहीं से हमें वो सूत्र मिलता, वो सूत्र हम पकड़ते हैं जिसकी वजह से हम भारत के शहरों की स्थिति देख रहे हैं। 1896 में शुभम, आज से इतने साल पहले, अमेरिका की म्यूनिसिपैलिटीज़
पानी और सफाई पर इतना पैसा खर्च कर रही थी जो उस वक्त की फेडरल सरकार रक्षा पर खर्च कर रही थी। वो युद्धों का दौर था, उसके बाद 2 बड़े युद्ध हुए, युद्ध की तैयारियों पर, रक्षा के साजो सामान पर अमेरिका की फेडरल सरकार उस समय जितना खर्च कर रही थी उससे ज़्यादा पैसा अमेरिका की म्युनिसिपैलिटी सफाई पर खर्च कर रही थी। आगे आते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2019 के आंकड़े देखते हैं। 2019 में अमेरिका के राज्य और शहर नगरीय व्यवस्थाओं पे सालाना 3.3 खरब डॉलर, 3.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करते हैं। अमेरिकी सरकार के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति खर्च म्युनिसिपैलिटी का $2000 से ज़्यादा है, और इसके बाद भी अमेरिका का कोई शहर रहने योग्य शहरों की 10 सूची में नहीं आता। अमेरिका मरते हुए शहरों का देश बन रहा है। अमेरिका के शहरों के पास बजट फिर भी कम पड़ रहे हैं। कोई भी शहर दुनिया के अच्छे शहरों में नहीं आता। कौन से देश शहर आते हैं, उनसे क्या प्रतिस्पर्धा, इस पर हम आगे लौटेंगे। सर, अब भारत पर लौटते हैं। भारत के गंदे शहरों के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत की हम अब यहाँ उन सरकारों की बात करेंगे जो भारत की सबसे दरिद्र सरकारें हैं। हम दरिद्र सरकारें इनको इसलिए कह रहे हैं कि आपकी म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम को हर वैधानिक व्यवस्था में लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, स्थानीय सरकार कहा जाता है। ये वो सरकारें हैं जिनके कारण आप सड़क पर निकलते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपके घर के सामने से कचरा हटाएं, वो आपको पीने का पानी दें, आपके घर और मुख्य रोड से घर तक जाने वाली सड़कों को व्यवस्थित करें, आपको पार्क दें और व्यवस्थाएं दें। और लोकल गवर्नमेंट्स पूरा जो विशाल सरकारी ढांचा होता है उसकी सबसे बड़ी बुनियादी धुरी होती है, क्योंकि रोज़ के मामले आप इन्हीं से डील करते हैं, इन्हीं से मिलते हैं। राजधानियाँ तो बहुत दूर हैं शहरों से। आपको जो सुविधाएं चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो इन्हीं से आती हैं। और 1992 में जब संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, उसके बाद स्थानीय सरकारों की, लोकल गवर्नमेंट्स की भूमिकाएं और स्पष्ट हो गई, इनके अधिकार स्पष्ट कर दिए गए। अब आप हमसे पूछेंगे कि भारत की राजनीति गली कूचों तक प्रतिस्पर्धी हो चुकी है। हमने दिल्ली के चुनाव में, एक नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करते हुए नेताओं को देखा। इन लोकल चुनावों के जब चुनावों के नतीजे आते हैं तो देश के बड़े बड़े नेता उनमें हार और जीत पर घोषणा करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। लेकिन ये सवाल हम पूछने से चूक जाते हैं कि दिल्ली के शहरों में कूड़े के पहाड़ भारत की मुख्यालय से, सरकार के राजधानी के केंद्र से, संसद से कुछ किलोमीटर दूर हैं, और वो कूड़े के पहाड़ ख़त्म क्यों नहीं हो पाते देश की राजधानी में। हम पूरी दुनिया में जब अपनी तकनीक का, अपनी व्यवस्था का, उभरते हुए भारत का डंका बजाते हैं, तब हम ये सवाल नहीं पूछ पाते इन चुनावों से पहले कि आखिर हमारे शहर साफ़ क्यों नहीं हो पाते, हमारे शहरों में गंदगी वापस बार बार क्यों लौट आती है। आज भी आप शहरों के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी हिस्सा लगभग वैसा ही गंदा दिखता है, हमें ये दिखाई देता है। ऐसा होता क्यों है? रिजर्व बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने आंकड़ों के साथ हमें इस बात का जवाब दिया कि भारत के शहरों की यह दशा क्यों है। 2017-18 से 2019-20 के बीच जो नगरीय निकायों पे का वित्तीय कामकाज है, रिजर्व बैंक ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी है। और ये रिपोर्ट भारत की जो बुनियादी सरकार है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकार है, उसकी तस्वीर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादातर स्थानीय सरकारों के पास अपने खर्चे के लायक रेवेन्यूज़ नहीं है, उनके पास इतनी कमाई ही नहीं कि वो अपने खर्चे पूरी कर सकें। सभी नगर पालिकाएँ, जो भारत में जितनी नगर पालिकाएँ और नगर निगम यानी म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका और महानगर नगर निगम जो भी हैं, उनको मिला लिया जाए तो उनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें टैक्सेस का हिस्सा केवल 34% है। केवल 34-35% टैक्स वो जुटा पाते हैं। अलग अलग राज्यों में तो इसका प्रतिशत और ज़्यादा है। जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जहाँ शहर कम हैं या जहाँ शहर छोटे हैं, वहाँ तो इसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। भारत में जीडीपी के अनुपात में अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में जीडीपी के अनुपात में नगर निकायों के अपने राजस्व तो 1% से भी कम है। यानी भारत का टोटल जीडीपी अगर आप देखें और टोटल रेवेन्यू सीट देखें परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो 1% से कम दिखाई देते हैं 1920 का जो आंकड़ा हमारे सामने है। तो होता क्या है, खर्चे कैसे चलते हैं? खर्चे ऐसे चलते हैं कि भारत के अधिकांश नगर निगम या नगर निकाय, जिनके चुनावों में आप बड़े बड़े वादे देखते हैं, बड़ी बड़ी बहसें देखते हैं, राजनीति अब निचले स्तर तक पहुंच जाती है, वो अपने अधिकांश खर्च के लिए केंद्र और राज्य सरकार के ग्रांट्स पर या अनुदानों पर निर्भर हैं। इन्हें जो पैसा राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने बजट से भेजती हैं, उसके जरिए ये जो भी थोड़ा बहुत काम आपको अपने शहर में दिखता है, सफाई के, कूड़े का या सड़कों का, वो दिखाई देता है। ये हमारे पास ग्रांट्स का चार्ट है कि किस लेवल पर ग्रांट्स मिलते हैं।
आप ध्यान देंगे कि जीडीपी के अनुपात में जितनी ग्रांट्स केंद्र से और राज्यों से इन नगर निगमों को भेजी जाती है वो उनके अपने राजस्व से ज़्यादा है। यानी अगर केंद्र और राज्य से आने वाली ग्रांट में 5 से 10% की भी कमी हो जाए तो नगर पालिकाओं के पास काम करने लायक, तनख्वाह देने लायक पैसा नहीं होगा, और ये परिस्थिति बार बार आती है। अगर हर 5 साल में वित्त आयोग इनके संसाधनों में बढ़ोतरी ना करे, अगर केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान ना बढ़ाए जाएं, तो नगर पालिकाओं के पास कुछ भी नहीं होगा, उनके पास अपने खर्चे चलाने के पैसे नहीं होंगे। कहने को यह भी है कि भारत में नगर पालिकाओं को बाजार से कर्ज उठाने की छूट है। 15 साल पहले यह फैसला किया गया था कि नगर पालिकाएं बाजार में जाकर बॉन्ड लाएंगी, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद, बिहार और महाराष्ट्र के अलावा कोई बड़ी नगर पालिकाएं अपने बॉन्ड लाने की हिम्मत भी बाजार में नहीं जुटा सकी। उसकी वजह यह है कि उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है, उनकी साख ऐसी नहीं है कि उनको कहीं से बॉन्ड में निवेश मिल सके। ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों के लिए वो राज्य सरकारों की गारंटियों पर बैंकों से कर्ज लेते हैं, जो कर्ज बड़े महंगे हैं। सर, क्या यही वजह है कि क्योंकि पैसा है नहीं, रेवेन्यू अपने है नहीं, सरकार के अनुदान पर, सहायता पर टिके हुए हैं, यही वजह है कि खर्च बढ़ नहीं पाते हैं? हाँ, और यही वजह है कि अगर आप देखें कि आपका शहर साफ क्यों नहीं हो पाता और स्मार्ट सिटी जैसी कोई भी योजना जो है वो ज़मीन से क्यों कटी हुई, हवा में टंगी हुई नज़र आती है और फिर सुर्खियों से बाहर हो जाती है। इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिनको नगर निकाय हैं या जो स्थानीय निकाय हैं, उनका सबसे बड़ा हिस्सा वेतन और प्रशासनिक पदों पर जाता है, कर्मचारियों की तनख्वाहें देने पर और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च निकालने पर। ये लगभग उतना ही है जितना कि वो टैक्स रेवेन्यू जीडीपी के अनुपात में लेकर आती हैं। आंकड़ा आप इस चार्ट को करीब से देख सकते हैं। इनका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो जीडीपी के अनुपात में 0.61% है, वो प्रशासनिक और वेतन पदों पर मौजूद है, जबकि पूंजी खर्च के हिसाब से इन सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की शुभम जरूरत इन्हीं जगहों पर है। यहीं आपको नियमित रूप से सड़कें ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस्तेमाल होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ आपको पानी की सुविधाएं बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको लगातार कूड़े की रिसाइकलिंग के, समेटने की, इसकी सबकी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है। और ये सारी कैपेक्स गहन, पूंजी गहन गतिविधियां हैं, जिनमें आमतौर पर निजी क्षेत्र भी हाथ नहीं डालता। वहाँ निवेश केवल 0.44% है। यानी नगर पालिकाएं अपने को चलाए रखने के लिए, नगर निगम अपने को चलाए रखने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए जितना पैसा वेतन और प्रशासनिक चीज़ों पर खर्च करते हैं, आपको दी जाने वाली सुविधाओं पर उससे खर्च बहुत कम है, उससे कम है। और फिर भी हम चुनावों में इन सवालों पर चर्चा नहीं देखते, इन पर बहस नहीं देखते, क्योंकि नगर पालिकाओं के बजट क्या, उनका हिसाब क्या, यह भी हमें नहीं पता चलता कभी, जबकि हम उनके वोट देने जाते हैं पर हमारे पास जानकारी नहीं होती। अगर आप गौर से देखें, क्योंकि नगर निगमों में शुभम हमेशा जो स्थानीय गवर्नमेंट है उसमें खर्च को प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से नापा जाता है, ताकि समझा जा सके कि आप जो नगर पालिका में रह रहे हैं और किस्म किस्म के टैक्स देते हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है। दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के अलावा प्रति व्यक्ति रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश के सारे नगर निकायों में 2000 रुपये से भी कम है। 2000 रुपये से भी कम है। हमने $2000 की बात की थी अमेरिका में, 2000 रुपये से भी कम है। और झारखंड और बिहार में तो ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में तो 1500 रुपये से भी कम है। जबकि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, शहर फूलते जा रहे हैं, ज़्यादा लोग नगर की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए सामने आ रहे हैं। और इसीलिए जैसे ही सड़क साफ करने के कार्यक्रम ख़त्म होते हैं और फोटोग्राफर कैमरे जाते हैं, हमें चारों तरफ कूड़ा दिखाई देने लगता है, छिपकर अब दिखने लगता है, सड़क की पटरियों के किनारे और बाकी जगह दिखने लगता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ने बताया था कि भारत की नगर पालिकाओं में प्रतिदिन करीब 2 लाख टन कचरा निकलता है। 2 लाख टन के आसपास गार्बेज जनरेट होता है, और उसके निस्तारण का कहीं कोई देश में कोई बड़ी परियोजना नहीं है। भारत की राजधानी में ही नहीं है, इसलिए आपको भारत की राजधानी में उस कचरे के पहाड़ दिखाई देते हैं। 2001 की जो जनगणना थी, उसके बाद अभी सरकारों ने नए आंकड़े नहीं दिए। वो बताते हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 शहरों में 80% सीवेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं 80% सीवेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं। और आप सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे रहने लायक शहर बना पाएंगे। 2011 की जनगणना ने यह भी बताया था कि शहरों के 50% हाउसेज अभी भी खुली नालियों से जुड़े हुए हैं, यानी वहाँ कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। जो पानी है वो खुली नाली से सड़क पर जाता है। और जबकि 20% घर तो ऐसे हैं जिनके पास ड्रेनेज भी नहीं है, उनका पानी सीधे सड़क पर बहता है। 20% घरों में, ये 2011 की जनगणना से हमें पता चला था। 80% शहर भारत के ऐसे हैं जो एक मानसून में डूबने लगते हैं, क्योंकि 80% शहरों के पास मानसून के बरसाती ड्रेनेज को संभालने की कोई
की कोई क्षमता ही नहीं है। और भारत में जिस तरह से मानसून का चक्र बदला है, बारिश का क्रम बदला है, अचानक तेज बारिश होती, हर साल हम शहरों की वो बुरी दशा देखते हैं क्योंकि उनके पास मानसून के ड्रेनेज को या पानी के ड्रेनेज को निकालने की क्षमताएं मौजूद नहीं है। ईशर आहलूवालिया कमेटी की एक रिपोर्ट बनी थी 2011 में, जो इकलौती रिपोर्ट है हाल फिलहाल में हमारी जानकारी में, जिसने भारत की नगरीय ढांचे को सुधारने की और उसकी ज़रूरतों पर विस्तार से अध्ययन किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि भारत का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रिवाइव करने के लिए, उसे मॉडर्न बनाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। और ये पहला आखिरी व्यवस्थित आकलन था, उसके बाद अभी हमारे पास आकलन नहीं है। और इसने ये बताया था कि शहरों में सीवेज, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठोस कचरा प्रबंधन और बरसाती पानी को ड्रेनेज करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। और इसका सबूत सामने है। जब हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, ये खर्च नहीं है, तो नगरीय पेयजल की आपूर्ति में और बुनियादी सफाई में भारत ब्राज़ील और रूस से भी पीछे दिखाई देता है। आरबीआई का चार्ट है, जो आप ध्यान से देखें, जो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शहरी इलाकों में लोग इस्तेमाल करते हैं और बेसिक सैनिटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसमें भारत की स्थिति OECD कंट्रीज़ तो बहुत आगे हैं। आप ब्राज़ील और रशिया से भी पीछे दिखाई देते हैं। इस वजह से इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो बात हमने शुभम न्यूयॉर्क में जो मैन्योर क्राइसिस थी उसकी सफाई से सीखी और पूरी दुनिया ने अर्बन प्लानिंग के मामले में उस क्राइसिस से बहुत कुछ सीखा। उस क्राइसिस के बाद दुनिया में शहरों को संभालने का तौर तरीका बदला। ज़्यादातर शहरों के तजुर्बे बताते हैं कि सफाई, सीवेज, कचरा प्रबंधन, ये सब रोज़ लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ हैं। ये एक दिन के उद्घाटन नहीं है, ये एक दिन की रैलियाँ नहीं है, ये एक दिन का कार्यक्रम झाड़ू लगाकर फ़ोटो खिंचाने का कार्यक्रम नहीं, ये रोज़ की लड़ाइयाँ हैं। ये रोज़ का कूड़ा है जिसको सफाई करना है, जिसे उठाना है और साफ़ करना है। और इसमें भारी संसाधन लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं और इसमें कोई कारोबारी फ़ायदा भी नहीं है। इसमें कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट भी नहीं करता है जब तक उसे कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल ना दिखाई पड़े, कूड़ा उठाने में, कूड़ा बेचने में, कूड़े की रिसाइकलिंग करने में। ये रोज लड़ी जाने वाली लड़ाई। और एक दिन 2 दिन तक अगर सफाई नहीं होती तो शहर कई तरीके के जोखिम में फंस जाता है। भारत के पास, स्थानीय निकायों के पास, भारत की लोकल बॉडीज़ के पास पैसा ही नहीं, उनके पास कोई संसाधन ही नहीं और ना वो संसाधन जुटाना चाहते हैं। हम आगे इस पर बात करेंगे कि उनको वो संसाधन कहाँ से आ सकते हैं जो वो नहीं ला पा रहे हैं। तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो भारत के शहर सुरक्षित रख सकेंगे। और ये अगर आप इन आंकड़ों को करीब से देखें तो आपको कोई समझ में आएगा कि भारत का ये चार्ट अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारत के जितने भी नगर निकाय हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ की तुलना में भारत की क्या स्थिति है, ये करीब से देखें। जो प्रमुख विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत की सरकारों के पास, भारत के नगर निकायों के पास संसाधन कितने हैं। इनके पास जो टैक्स रेवेन्यूज़ का रेशियो भारत में देखिए और बाकी देशों में देखिए। जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनका रेशियो आप साउथ अफ्रीका का नॉन टैक्स रेवेन्यू देखिए और भारत का नॉन टैक्स रेवेन्यू देखिए। यानी जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली सबसे ज़रूरी सरकारें हैं, जिनके चुनावों पर हम सबसे ज़्यादा बहस करते हैं, जिनके चुनावों के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें अब रहने लगी हैं, वो चलती कैसे हैं, उनके पास पैसा कैसे, इसके बारे में उसके बाद फिर हमें कुछ भी पता नहीं चलता। सर, आपने बात की कमाई की, चलिए खर्च तो नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा समझ आया। कमाई में आपने ये कहा कि कई मद ऐसी हैं जहाँ से टैक्स आ सकते हैं, पैसा आ सकता है, कमाई आ सकती है, लेकिन हो नहीं रही है। कैसे नहीं हो रही? हाँ शुभम, अब हम आपको बताते हैं भारत की सबसे बड़ी टैक्स चोरी के बारे में। ये भारत की सबसे बड़ी टैक्स चोरी है। टैक्स चोरी कहिए या टैक्स लूट कहिए, जो आपके शहर में आपके नाक के नीचे होगी। अगर आपको ये लगता है कि नगर निगमों के पास, स्थानीय निकायों के पास संसाधनों की कमी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर शायद आपको इस टैक्स चोरी के बारे में गंभीरता से जानना चाहिए। ये जो टैक्स चोरी या टैक्स का उल्लंघन है, प्रॉपर्टी टैक्स का, या तो नगर निगमों की या स्थानीय निकायों की काहली कहें, सुस्ती कहें, या उनके पास ढांचा ना होना कहें, या लोगों का टैक्स ना चुकाना कहें। प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है पूरी दुनिया में नगर निगमों के और स्थानीय निकायों के स्रोत का, उसके भारत में उसकी स्थिति बुरी तरह टूटी हुई है। और यही वजह है कि भारत की नगर पालिकाएं दरिद्र हैं। इसे हम करीब से देखें, प्रॉपर्टी टैक्स वो टैक्स है जो पूरी दुनिया में स्थानीय निकाय जो भी हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनकी इनकम का प्रमुख स्रोत होता है। ये उन संपत्तियों पे लगता है जो संपत्तियां उस शहर की सीमा में, उस नगर निगम या नगर पालिका की सीमा में होती हैं। सिटी गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में इसी टैक्स को संसाधन बनाती हैं, क्योंकि ये टैक्स लोगों से वसूल कर वो वापस उसी शहर में इन्वेस्ट करती हैं और बेहतर बनाकर प्रॉपर्टी की और ज़्यादा लोगों को शहर में बसने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसके कारण एक वर्चुअस साइकिल, एक सुचक्र बनता है। जिस सुचक्र में आप अच्छी सुविधाएं देते हैं तो ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, और ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं तो आपके पास टैक्स ज़्यादा आता है।
यूरोप के देश जहां शहरों का प्रबंधन अमेरिका से भी बेहतर है, और इसीलिए आपको जब मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की सूची देखेंगे तो उसमें आपको यूरोप के देश सबसे आगे दिखाई देंगे, क्योंकि उनका प्रबंधन सबसे बेहतर है। वहां प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स उनकी आय का बड़ा स्रोत है। भारत में जीडीपी का केवल 0.5% हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आता है। और आप सोचिए, ये सारा का सारा पूरा देश वस्तुतः शहरों में ही रहता है। अधिकांश देश की आबादी जो शहरों में रह रही है, इस समय 40% के आसपास आबादी भारत की शहरों में रह रही है। वहाँ जो बुनियादी रूप से ज़मीन से आने वाला सबसे बड़ा टैक्स है, वो जीडीपी के अनुपात में केवल 0.5% है। 2017 का एक सर्वेक्षण आया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसने काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य दिए थे भारत में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इसने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए ये समझने की कोशिश की थी कि दुनिया की भारत के शहरों में प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं और उनके रेशियो में उनसे वसूला जाने वाला टैक्स कितना है। सैटेलाइट इमेजिंग से ये बने हुए मकान और बुनियादी ढांचा और मकानों की परिस्थिति पता चली, और उससे अनुपात लगाने की कोशिश की गई कि उनका प्रॉपर्टी टैक्स कैसे दिखता है। उसने पाया कि बैंगलोर और जयपुर जैसे शहर में प्रॉपर्टी और मकानों की संख्या के आधार पर जितनी प्रॉपर्टी टैक्स की पोटेंशियल है, संभावना है, उसका 5 से 20% पैसा वसूल हो पाता है। यानी मकान लगातार बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से वसूला जाने वाला जो टैक्स है वो केवल 5 से 20% तक है। 80% प्रॉपर्टीज़ इन शहरों में 95 से 80 से लेकर 95% प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में ही नहीं, वो प्रॉपर्टी टैक्स पे ही नहीं करती हैं। इसी सर्वे ने यह बताया था कि 14वें वित्त आयोग ने अपने एक अध्ययन में बताया था कि भारत में प्रॉपर्टी टैक्स की प्रति व्यक्ति वसूली 1677 रुपये है केवल, और कुछ जगह तो ये 42 रुपये से भी कम है। अगर आप ध्यान दे के देखें तो आप जितना पैसा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अपनी सोसाइटी से गार्बेज को उठाने के लिए देते हैं, उतना भी पैसा औसतन प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नगर पालिकाएं वसूल नहीं पाती हैं। ये आंकड़ा है केवल 42 रुपये। ये हमारे लिए आश्चर्य होने की बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो सक्सेस स्टोरी का सिक्का दूसरी तरफ घूमता है, और हमें भारत में नगरीकरण के विस्तार पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कीर्ति कथाएं सुनाई जाती हैं। भारत में अर्बनाइजेशन की क्रांति हो रही है, भारत का प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, बैंक्स बड़े पैमाने पर फिनांस कर रहे हैं, मकान बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, और संपत्तियों की बिक्री में इजाफा देखें, राज्य सरकारों को मिलने वाले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टैक्स की बढ़ोतरी देखें, मकानों को मिलने वाले लोन देखें जो मकान खरीदने के लिए दिए जाते हैं, तो और प्रॉपर्टी में बढ़ते निवेश को देखें जो निवेश हर तरह से, अगर इस सबको एक साथ रख लें तो इनकी तुलना में प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज चूक गई है, जो हमारी नगर पालिकाओं को या स्थानीय निकायों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। कहाँ से समस्या है? एक तो पहली चीज शुभम, जो स्थानीय निकाय है उनके पास टैक्स वसूली का कोई ढांचा ही नहीं, उन्हें कोई अनुभव ही नहीं है टैक्स वसूलने का। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट के जो मॉडर्न तरीके हैं, तौर तरीके हैं, पंजीकरण लेना, बाकी चीज़ों की व्यवस्था कराना, वो भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का ये चार्ट अगर आप देखें तो भारत के राज्यों में देखें और मुंबई, पुणे और हैदराबाद को छोड़ दें तो बाकी जगह जो प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन की स्थिति इस चार्ट में दिखाई देती है, वो सामने दिख रही है हमें कि कितना मिनिमम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर पाते हैं भारत के प्रमुख शहर, जिसमें कि दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर भी शामिल हैं। इसलिए नगर पालिकाएं तैयार नहीं हैं। चुनाव जीतने के बाद नेता अपनी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी चरम पर है। और उसकी एक और बड़ी वजह है कि उसमें इंस्पेक्टर राज है, उसमें व्यवस्थाएं साफ सुथरी नहीं है। वो देश जो लाखों यूपीआई पेमेंट करता है प्रतिदिन में, उसी देश के वही लोग, उसी शहर में रहने वाले लोग जो अपने यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके अपने बिजली का बिल भरते हैं, उन्हीं लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा पाता। 2022 के हिसाब से हमारे पास जो आंकड़ा है, भारत की 35 से 40% आबादी अब शहरों में रहती है। हमें ये भी पता है कि आर्थिक उम्मीद और प्रगति की सारी सड़कें हमें शहरों से खुलती हुई दिखाई देती हैं। जो ताज़े आंकड़े उस हिसाब से 2036 तक भारत के करीब 60 करोड़ लोग शहरों में रह रहे होंगे। ऐसा आकलन हमारे पास है, जिन्हें पेयजल, सफाई, ठीक ठाक सड़कें, पार्क, ऐसी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत होगी। और हम अपनी नगर पालिकाओं को, स्थानीय गवर्नमेंट्स को पीछे देखते हैं तो हर साल उनकी दरिद्रता हमें और ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती है। सर, आपने बताया कि 2000 रुपये के आसपास हम खर्च कर रहे हैं, अमेरिका में $2000 था वो। कितना खर्चा आएगा? कोई ऐसा अध्ययन, कोई ऐसा अनुमान है हमारे पास कि भारत के शहरों को साफ करने का या अच्छा करने का खर्चा कितना है?
ये अनुमान भी हमें दुनिया के अध्ययन ही देते हैं। भारत की सरकारें तो कभी बताती नहीं कि भारत में नगर पालिकाओं को आधुनिक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कितने बजट की जरूरत होगी। शहरों की योजनाएं शुभम 50 साल 40 साल के परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती हैं कि 20 साल 15 साल 25 साल बाद 30 साल बाद किस तरीके की ज़रूरत इस शहर में होगी, उस तरह से निवेश करके परिस्थितियां बनाई जाती हैं। हमारे पास हमारी सरकार की तरफ से तो हमारी सरकारें तो हमें ना तो राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार बताती कि किस राज्य किस शहर में कितने निवेश की ज़रूरत है, वहाँ किस पॉपुलेशन के रेशियो में पानी की आपूर्ति या बाकी चीज़ों में कितने निवेश की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ी रिपोर्ट आई जो और भी महत्वपूर्ण है इस समय हमारे लिए जानना। उसका कहना है कि भारत को अगर अपने शहरी बुनियादी ढांचे को या शहरी व्यवस्थाओं को थोड़ा सा भी बेहतर करना है, एक औसत लेवल बेहतर तक करना है, तो उसे अगले 15 साल में 840 अरब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, यानी करीब करीब 55 अरब डॉलर हर साल, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत में सभी सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अपने शहरों पर खर्च करने पड़ेंगे, जो जीडीपी का लगभग 2% के आसपास बैठता है। नहीं 2% पैसा आपको हर साल जीडीपी का शहरों के ढांचे को बेहतर करने में डालना होगा। यूनिसेफ ने बताया कि केवल 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसने बताया कि 2030 तक अगर भारत को केवल बुनियादी सफाई और पेयजल ही शहरों में उपलब्ध कराना है, केवल सामान्य पीने का पानी उपलब्ध कराना है और सफाई देनी है, तो 105 अरब डॉलर का खर्च करना पड़ेगा। और इस मामले में भारत दूसरा बड़ा देश होगा अफ्रीका के बाद जिससे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये कैपिटल कास्ट का यूनिसेफ का आकलन हमारे पास है। अब भारतीय शहरों को ना तो आप केंद्र और राज्य के अनुदानों के जरिए चला सकते हैं एक सीमा से अधिक। केंद्र सरकारें जब जीएसटी का कंपनसेशन की नीति से बाहर निकल आती हैं और राज्यों को पैसा देने की स्थिति में नहीं, केंद्र सरकारें भी कर्ज लेकर ही राज्यों को पैसा दे रही हैं, तो ना तो आप इसे चला सकते हैं केंद्र और राज्य के अनुदानों के जरिए, क्योंकि वित्त आयोग आने वाले समय में इन अनुदानों की एक कैपिंग कर देंगे। राज्य इतना पैसा शहरों को नहीं दिया जा सकता, जबकि शहर अपनी सीमाएँ बढ़ाते जा रहे हैं, शहरों में कंजेशन बढ़ रहा है और उन्हें नए तरीके से निवेश की और नई सुविधाओं की जरूरत है। और ना ये प्रतीकवाद जो सिंबॉलिज्म हमको सफाई का दिखता है झाड़ू लगाने का, इसके जरिए चलाया जा सकता है। इससे अलग कुछ बहुत ज़रूरी है जो भारत की इन सबसे जरूरी लेकिन सबसे कमज़ोर और दरिद्र सरकारों के लिए किया जाना है। सर क्या रास्ता है, क्या किया जाना है, कौन से ऐसे बुनियादी बदलाव हैं बजटों में, कामकाज में जो किए जाएं और ये रास्ता निकल आए? अभी तक हमने पिछले 8-9 साल में भारत में कोई बड़ी चर्चा सरकार के केंद्रीय स्तर पर या नीति आयोग के स्तर पर ऐसी नहीं देखी जो कि नगर पालिकाओं के और नगर निगमों के वित्तीय ढांचे को ठीक करने के लिए की गई हो। कोई नया रेवेन्यू प्लान लाया। जितनी बातें हम इनकम टैक्स के सुधार पर करते हैं, जितनी बातें हम जीएसटी के सुधार पर करते हैं, जितनी बातें हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के सुधार पर करते हैं, जितनी बातें हम बीमा के सुधार पर करते हैं, उतनी उसका 1% भी चर्चा प्रॉपर्टी टैक्स के रिफॉर्म्स पर नहीं होती। हम जितनी बातें करते हैं भारत में गति शक्ति पर और एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने पर, उसकी 1% चर्चा भी आपके अपने शहर की गली को ठीक करने के लिए संसाधन कहां से आएंगे, इस पर नहीं होती। जो चीज़ें बदलने की तत्काल ज़रूरत है और संभव है जो किया जा सकता है कि सबसे पहले तो ये इमरजेंसी प्रोविजन के तहत शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वसूलने का पूरा ढांचा बदलना होगा। जब तक प्रॉपर्टी टैक्स की दरें कम नहीं की जाएंगी और लोगों को ज़्यादा प्रेरित नहीं किया जाएगा, इंसेंटिवाइज भी नहीं किया जाएगा, तब तक स्थानीय निकायों के पास, लोकल बॉडीज़ के पास रेवेन्यूज आना नहीं शुरू होंगे और उन्हें बहुत सारे तौर तरीक़ों से आधुनिक व्यवस्था से जोड़कर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का लक्ष्य बढ़ाते हुए कम से कम जो उपलब्ध प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे 60% प्रॉपर्टीज़ के साथ 70% प्रॉपर्टीज़ पे तो नियमित टैक्स वसूलने की व्यवस्था करनी होगी। दूसरी चीज़ है, अब कोई और रास्ता नहीं है। शहरों में ज़िंदगी को महंगा करने की शर्त पर ही शहर ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकारों ने ऊपर से नीचे की स्थानीय सरकारों पर ध्यान नहीं दिया। तरह तरह की सेवाएं जो शहरों में मुफ्त मिल रही हैं उन पर रेवेन्यू उगाने के लिए नगर निगमों को तैयार होना होगा। और अगर आप कहीं भी अपने किसी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में जाकर चले जाएं, वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करें, वो उनके पास वो क्षमताएं नहीं, उनके पास वो तैयारियां ही नहीं हैं कि वो अपने आप को एक रेवेन्यू गवर्नमेंट के तौर पर जो रेवेन्यू अर्जित करती है, अपनी कमाई से अपने शहर को चलाती है, इस तरीके की कोई धारणा ही नहीं उनके पास है, उनके पास वो तैयारियां ही नहीं है। और इसलिए ये सारी सेवाओं से जो थोड़ा थोड़ा पैसा भी वसूल कर रेवेन्यू लाया जा सकता है, उसकी वो बदलना दूसरी चीज़ है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर हम चर्चा नहीं करते, भारत में नगरों के बुनियादी ढांचे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है।
भारत में अर्बन डेवलपमेंट में, अर्बन प्रोजेक्ट्स में एफडीआई की लिमिट्स काफ़ी पहले खोल दी गई, विदेशी निवेश की इजाज़त दे दी गई, लेकिन यहाँ कहीं कोई निजी निवेश में नहीं आता, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कूड़ा उठाना, पानी देना, सफाई करना, ये सब रोज लड़ी आने वाली लड़ाइयाँ, इनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए आपको एक मॉडल, एक रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो अब नगरीय प्रशासन के पास और कोई तरीका नहीं कि कुछ सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर के साथ वो पीपीपी मोड में ले जाए, उनसे रेवेन्यूज लेना शुरू करे। और जिस मॉडल पर आज केंद्र सरकार अपने एसेट्स का मोनेटाइजेशन कर रही है, अपनी संपत्तियां बेच रही है, लगभग उस तरीके से शहरों में भी कॉर्पोरेट्स को और कंपनियों को निवेश के जरिए शहरों की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ना कोई मॉडल बनाना पड़ेगा, और ऐसा मॉडल हो जो देश के बाकी सारी शहरों को लागू हो सके। और तीसरी और मजबूर ज़रूरत यह है कि नगर में संपत्ति में, और ये बात वित्त आयोग ने भी अपनी सिफारिश में कही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी है, कि शहरों को अपनी जो संपत्तियां हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उनके पास जो एसेट्स हैं उन्हें प्रॉपरली, ट्रांसपेरेंटली बेचना पड़ेगा, तब जो संसाधन आएंगे उससे शायद आपके आसपास की गली सड़क बन पाएगी और आपके घर के आसपास सफाई हो पाएगी। और अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूरोप के शहर अमेरिका के शहरों की तुलना में बेहतर क्यों है, इसका सवाल का जवाब यहाँ इसलिए मिलता है कि यूरोप के देशों के शहरों ने पिछले 2 दशक में कंजम्पशन पर टैक्सेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी चीज़ों पर खर्च पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया जो शहरों के माहौल को ख़राब करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जबकि अमेरिका इसके विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा खपत को प्रोत्साहित करता है। से आपको यूरोप के शहरों में जो गैस गजलिंग कार्स हैं, इनके ऊपर भारी टैक्स दिखाई देता है। वहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर, कारोबारों पर भारी टैक्स दिखाई देता है। वहाँ उन सारी गतिविधियों पर जो शहरों को नॉन लिवेबल बनाती हैं, जो शहरों के माहौल को रहने लायक नहीं बनाती, ऐसे सारे जरूरी कारोबार भी हैं, तो उनके ऊपर बड़े टैक्स दिखाई देते हैं। तो जब कंजम्पशन पर, खपत पर टैक्स बढ़ना शुरू होगा शहरों में, तो एक तो उनका उपभोग कम होगा जो शहरों की ज़िंदगी बेहतर करेगा, और उससे राजस्व आना शुरू करेगा। अमेरिका में ये नहीं हो पा रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, और इसलिए अमेरिका की नगर पालिकाओं के पास इतना पैसा है, फिर भी वो अपने शहरों को अच्छा नहीं कर पा रही। अभी हमारी जो इस समय, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ी बहस ये है कि अमेरिका इतने भारी बजट के बाद भी मरते हुए शहरों का देश बन रहा है। डेट्रॉयट, सेंट लुई, मिल्वाउके, बाल्टीमोर, पिट्सबर्ग, ये सब शहर मर रहे हैं। इनके बारे में इनको डाइंग सिटीज़ कहा जा रहा है। यहाँ से आबादी बाहर निकल रही, शहरों का बुनियादी ढांचा क्रम्बल कर रहा है। इन शहरों में अब लोग रहना नहीं चाहते, जबकि तमाम संकट हैं यूरोप में। हमने यूरोप में लगातार कई संकट देखे पिछले 1 दशक में, 2 दशक में। अभी भी यूरोप आर्थिक मंदी में है, लेकिन यूरोप के शहर अमेरिका से अच्छे हैं, बेहतर प्रबंधन वाले हैं, बेहतर ढंग से अपनी इस सिटी गवर्नमेंट्स को रन करते हैं, जबकि अमेरिका अपने नगरीय ढांचे को, अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल नहीं पा रहा है। जो कि बड़े शहरों की स्थिति, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों की स्थिति है, बाकी छोटे शहरों की स्थिति तो अलग बात है। भारत में अच्छे शहर कैसे हों, ये तो बहस से ही बाहर है। शहर में सरकार किसकी बने, ये बहस बहती हो। अच्छे शहर कैसे हों, शहर की सुविधाएं कैसी हों, ये तो बहस हमारे पास बहस में ही नहीं है। लेकिन अब जबकि आप देश की राजधानी में चुनाव देख रहे हैं और देश की राजधानी में चुनाव का नतीजा देख चुके हैं, दोनों ही परिस्थितियों में भारत के शहर के लोग जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि पानी, सफाई जैसी सेवाओं के लिए जो वो टैक्स दे रहे हैं, वही सेवाएं वो निजी क्षेत्र से खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। यानी जिन सेवाओं के लिए आपका नगर प्रशासन या आपकी सरकार या केंद्र सरकार आपसे टैक्स ले रही है, वही सेवा के लिए आपको अलग से बाजार से पैसा देकर पानी खरीदना पड़ता है। सफाई के लिए अपने यहाँ कोई व्यवस्था अपने अपार्टमेंट में करनी पड़ती है। और जब तक लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये शहरी सरकारें आपके दिए हुए टैक्स का सही इस्तेमाल करें और सही ढंग से आपसे टैक्स ले सकें, तब तक आप वो परिस्थिति भारत में लिवेबल शहर तो छोड़ दीजिए, सामान्य परिस्थिति भी शहरों की बहाल नहीं कर पाएंगे। और हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा शुभम कि इन सवालों के जवाब हमें राज्यों और देश की राजधानी में नहीं मिलेंगे, हमें लखनऊ, रांची, पटना में नहीं मिलेंगे या दिल्ली में नहीं मिलेंगे। इन सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे जहां हम आसपास रहते हैं। और जब तक ये नहीं बदलेगा, तब तक तो फिर हर नगर द्वार के ऊपर आपका स्वागत कूड़े का पहाड़ ही करेगा, और आपको बूंद बूंद पानी मिलने के बाद भी पानी के लिए टैक्स भी देना पड़ेगा, और पानी की बोतल भी बाजार से खरीद के पीनी पड़ेगी अपने घर में। ये नियति फिर बदलने वाली नहीं है। ये गंभीर बात है जो रेखांकित करने लायक है कि हम जिन चीज़ों के लिए टैक्स देते हैं, और देखिए उसके बाद हम खुद ही प्राइवेट वो पानी या वो सुविधाएं, वो साफ़ सफाई के लिए अलग से पैसा देना, वो भी करते हैं, जबकि टैक्स सरकार हमसे इसी बात के लिए ले रही है। पूरी उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिकम के जो शुरुआती 5 सवाल थे उन सबके जवाब मिल गए होंगे। गंदगी क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है,
सफाई करनी है तो कितना खर्च करना होगा, वो पैसा कहाँ से आ सकता है, सब कुछ आपको इस इकोनॉमिकम में बता दिया गया। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। शिल्पी जी का सवाल है सर, वो ये कह रही है कि भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% ही रहे, लेकिन शेयर बाजार इससे ज़्यादा रिटर्न देंगे। ऐसे में क्या आपको लगता है रियल इकोनॉमी शेयर बाजार से डिस्कनेक्ट है और सेंसेक्स का 2023 में जो अनुमान लगाया जाए नई रिकॉर्ड ऊंचाई छू पाएगा? 2023 का अनुमान मोर्गन स्टैनले का आया, उसमें बहुत सारे इफ बट्स थे, उसमें मोर्गन स्टैनले ने बहुत सारी शर्तें रखी। शायद ये सवाल वहाँ से निकला होगा और उसमें शर्त ये थी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब सेंसेक्स 80,000 पर जाएगा। शेयर बाजार वास्तविक अर्थव्यवस्था से कटे हुए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। पर भारत क्या पूरी दुनिया के शेयर बाजार वास्तविक अर्थव्यवस्था से कटे हुए हैं और इसकी बड़ी वजह हम अपने इकोनॉमिकम में के पिछले संस्करण में विस्तार से बता चुके हैं, क्योंकि शेयर बाजारों के पास और लोगों के पास इतनी पूंजी आई थी कोविड की मंदी और उसके 2008 के बैंकिंग क्राइसिस के बाद कि वो पूंजी बाजारों में उपलब्ध है। तो पहली चीज़ तो ये कि शेयर बाजारों में निवेश पहुंच रहा है, चाहे हमारे SIP के जरिए पहुंच रहा हो या जो सस्ती पूंजी बाजार में उपलब्ध है उसके जरिए पहुंच रहा हो। तो जब तक पूंजी है बाजार में, बाजार बढ़ते रहेंगे, पहली वजह ये। दूसरी वजह ये कि शेयर बाजार हमेशा वर्तमान से ज़्यादा भविष्य का दांव है। शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर की स्टोरी है, इसीलिए आपको हमेशा शेयर बाजार से आने वाली खबरें, बातचीत भविष्य की कहानियों पर निर्भर होती हैं कि अभी नहीं लेकिन आगे चीज़ें अच्छी होंगी। और ये जो होप की सेल है, इस सेल के कारण शेयर बाजारों में हमेशा हमें तेजी दिखाई देती है। दूसरा, ये सिर्फ बुनियादी और सैद्धांतिक पहलू है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में शुभम जिस तरीके का पुनर्गठन पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में हुआ है, उसमें शेयर बाजार अब भारतीय अर्थव्यवस्था में मोनोपोलीज उभर रही हैं, डुओपोलीज उभर रही हैं, या सीमित कंपनियां हैं जिनके पास बाजार का बड़ा हिस्सा है। ये बाजार के लिए सबसे अच्छी और ये शेयर बाजार बस यही चाहता है। आपका और हमारे लिए भारत में 2 टेलीकॉम कंपनियां होना चुनौती हो, क्योंकि आप कहां जाएंगे, आपके पास विकल्प नहीं। पर शेयर बाजार तो चाहता है कि बाजार में केवल 2 ही कंपनियां हों। तो अगर आप शेयर बाजार निवेशक की दृष्टि से देखते हैं तो जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब खबरें हैं वो शेयर बाजार के लिए सबसे अच्छी खबरें होती। महंगाई बढ़ना हमारे और आपकी जेब के लिए बड़ी समस्या है, पर महंगाई बढ़ने से जो मुनाफे बढ़ते हैं कंपनियों के, वो शेयर बाजार में आपके निवेश में बढ़ोतरी में मददगार होते हैं। और ये विसंगति, असंगति हमें पूंजी बाजार और वास्तविक अर्थव्यवस्था की हमेशा दिखती है और इसके साथ ही हमें जीना भी पड़ता है। सर, जयदीप जी का अगला सवाल है, वो कह रहे हैं कि हम 7% से बढ़ें, ये ज़्यादा अहम नहीं है, बात ये अहम है कि ये 7% की जो तरक्की है, ये गांव शहर सब जगह एक सी दिखेगी क्या गांव, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो लगभग अपनी पूरी आय खर्च करते हैं, तो कंजम्पशन डिमांड वहीं से निकलनी है। उनका कहना है 7% की आर्थिक विकास दर, क्या गांव शहर सबके लिए 7% है? ये महत्वपूर्ण बात है। 7% की आर्थिक विकास दर जब हम बात करते हैं तब ये हम उस तरफ से आर्थिक विकास दर को समझने या जानने की कोशिश करते हैं जो उत्पादन की तरफ से आती है, प्रोडक्शन की साइड से आती है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें टैक्स का एक फैक्टर है, इसमें एक्सपोर्ट का बड़ा फैक्टर है। जब आप इस बढ़ी हुई आर्थिक विकास दर की रोशनी में 2 और आंकड़े देखते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि 7% की आर्थिक विकास दर का फायदा किसको मिल रहा है। क्या 7% की आर्थिक विकास दर के बराबर ही लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो रही है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में? अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या 7%, 10% तो कम से कम आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपकी नौकरी में? अगर वो ये ग्रोथ ट्रिकल डाउन हो रही है, जो पुरानी थ्योरी है, तो फिर चाहे वो शहर में रहने वाला व्यक्ति हो या गाँव में रहने वाला व्यक्ति हो, कम से कम देश की आर्थिक विकास दर के बराबर उसकी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा होनी चाहिए। शुभम, दूसरा आंकड़ा है महंगाई का, कि उसकी जिंदगी जीने की लागत भारत की आर्थिक विकास दर से कम है या ज्यादा है। यानी वो जो बना रहा है उससे ज्यादा महंगा खरीद रहा है, उससे ज्यादा महंगा अपनी जिंदगी पर खर्च कर रहा है। और ये 2 बड़े फैसले हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पेरिनियली, स्थायी रूप से कम डिमांड वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर बनाकर रखते हैं। तो ये आंकड़ा, जब हम जीडीपी का आंकड़ा देखते हैं, तो जैसे जीडीपी को वन आइज मॉन्स्टर कहा जाता है ना, जीडीपी एक आंख से देखता है। और जीडीपी सिमोन कोजिनेस ने इस तरीके से इस आंकड़े को बनाया था कि दुनिया की हर चीज़ जीडीपी में समेटकर भर दी गई थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत संदर्भ में लोगों की आय, उनकी खपत और उनकी ज़िंदगी का जीवन स्तर कितना है। और हमने अभी मनी9 आपके सामने एक बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे लेकर आया जो आपको बताता है कि भारत में उपभोग के वास्तविक स्तर क्या है। भारत की अधिकांश आबादी 8 या 9 जरूरी चीज़ें अभी जुटा पाती है, और इसलिए जो भारत का उपभोक्ता बाजार है जिसमें बड़ी डिमांड आनी चाहिए, वो डिमांड में आती हुई नहीं दिखती। सर, एक और सवाल, सारिका जी का सवाल है, वो ये पूछ रही हैं कि आपने कहा था पिछले इकोनॉमिकम में कि रूस के यूनाइजेशन करना चाह रहा है, रूस का यूनाइजेशन हो जाएगा,
तो क्या ये अमेरिका के प्रतिबंध से बाहर रहेगा? रूस के यूएनाइजेशन का मतलब ये था कि चूंकि रूस की करेंसी रूबल अब ट्रेड में नहीं है, रूस की करेंसी बुरी तरह टूटी हुई है, चीन का युआन रूस के का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें बड़ा हिस्सा लेगा। और जिस तरीके के नेटवर्क हमने अपने पिछले इकोनॉमिका में डिस्कस किए थे और बताया था कि जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अमेरिका से अलग हैं, अमेरिकी ध्रुव से थोड़ा अलग खड़ी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें रशिया है और चाइना, ये मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही हैं जिसमें रूस की बड़ी निर्भरता चीन पर होगी। और वही रूस का युआनाइजेशन है, क्योंकि रूस को अपना माल बेचने के लिए भी जो कच्चा तेल या खनिज या मिनरल्स निकाल रहा है उसे बेचने के लिए भी चीन के बाजार की ज़रूरत है, और चीन का सामान खरीदने के लिए भी चीन की आपूर्तियों के लिए भी ज़रूरत है। और अगर दोनों देश युआन में ट्रेड करने को तैयार हो जाते हैं डॉलर को अलग करके, तो इसका मतलब है कि फिर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में युआन इकट्ठे होंगे, तभी वो ट्रेड में करेंसी इस्तेमाल हो पाएगी। और इस बात का बड़ा रिस्क है कि रूबल, जिसे कि भविष्य में कभी पहले माना जा रहा था कि दुनिया की ताकतवर करेंसी, हालांकि रूबल का इतिहास बड़ा चेकर्ड है, रूबल कभी दुनिया में वो ताकतवर करेंसी के तौर पर नहीं बन पाई, रूस भले ही महाशक्ति रहा हो, युआन अब वहां पर प्रमुख तौर पर प्रभावी करेंसी के तौर पर आने वाले 2-3 सालों में उभर सकता है, क्योंकि रूस की निर्भरता चीन पर दोनों तरह से सप्लाई और मांग दोनों तरह से, निर्यात और आयात दोनों तरह से बढ़ रही है। अब सर बारी अगले सेगमेंट की, जो है इनकम की बात। इनकम की बात में इस बार की सीख, इस बार का नुस्खा, इस बार का पर्चा क्या है? इनकम की बात में इस बार हम बीमा पर बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि मनी9 के ऐप के ऊपर हमारा जो मासिक शो है इंश्योरेंस सेंट्रल, जिन्हें आप ज़रूर देखें। बीमा के बारे में हम महीने में एक शो लेकर आते हैं जो आपको विस्तार से बीमा क्षेत्र के बारे में, आपके जीवन में क्या हो रहा है, नियमों में बदलाव से क्या हो रहा है, इसके बारे में बताता है। ये हफ्ता, जिस हफ्ते हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पिछले 15 दिन बीमा क्षेत्र में बहुत बड़े बदलावों का हफ्ता रहा है। भारत के बीमा नियामक अधिकरण ने कई सारे कानून बदले, कई सारी व्यवस्थाएं बदली, कई सारे नए प्रस्ताव दिए। उन प्रस्तावों से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, बीमा में किस तरह से नए ढांचागत सुधारों का दौर आ रहा है, आपकी बीमा ज़रूरतें इससे कैसे बदलेंगी, इसे जानने के लिए इस हफ्ते का इंश्योरेंस सेंट्रल ज़रूर देखिएगा। सर अब बारी किस्सों के सिक्के की, वहाँ क्या नया किस्सा लिखा आपने? हमारे सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, और शुभम आप भी, हम भी, सारे लोग फीफा का वर्ल्ड कप देख रहे हैं। फुटबॉल का रोमांच हमारे बिल्कुल बगल में है, पर फीफा का ये वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा है, ये फीफा के इतिहास का सबसे दागी वर्ल्ड कप क्यों है? इसकी रोशनी में हम कतर की एक बड़ी आर्थिक बदलाव और कतर के पिछले एक दशक में दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की कहानी समझने की कोशिश करेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस किस्से में कि आखिर फीफा पर उसकी साख की सबसे बड़ी चोट कैसे कतर को इस विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी देने से हुई। कतर का किस्सा दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से भी बेहद दिलचस्प किस्सा है, और जब कतर और फुटबॉल मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये हम जानेंगे इस बार किस्सों के एक अनोखे सिक्के में। चलिए सर, अब चलते चलते आखिरी चीज, एक वेब सीरीज कौन सी? पिछली बार हमने आपसे किस्सों के सिक्के में बात की थी आर्कटिक सागर के रास्ते की, जहाँ जो एक नया रास्ता है जिसको हम पोलर सिल्क रूट कहा जा रहा है, जिस पर रूस और चीन कारोबार शुरू कर रहे हैं। इस बार उसी रास्ते से जुड़ी एक वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर अभी आई है, और अगर आप इस तरीके की रोमांचक वेब सीरीज़ देखना चाहें तो ज़रूर देखें। इसका नाम है अगेंस्ट द आइस। ये 1909 की एक वास्तविक घटना पर बनी हुई है। डेनमार्क का एक एक्सपीडिशन टूर पोलर इलाके में खोज के लिए गया था, और उसकी जो जिजीविषा की कहानी है इस बर्फीले इलाके में, कैसे उसने वहाँ पर खोज की, क्योंकि आर्कटिक सागर के खोज के किस्से में आपने सुना होगा, हमने फ्रिजॉफ नेल्सन की बात की थी जिन्होंने आर्कटिक सागर को खोजा था। ये लगभग उसी तरीके का एक्सपीडिशन था जो 1909 में हुआ था। अगेंस्ट द आइस, इसे देखें, काफ़ी रोमांचक और काफ़ी गहरे अन्वेषण से जुड़ी हुई ये सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पर है। इस बार आप इसे देख सकते हैं। चलिए, तो इंश्योरेंस सेंट्रल देखिए, किस्सों का सिक्का देखिए, और देखिए ये वाली वेब सीरीज। फिलहाल इकोनॉमिकम देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले रविवार को सुबह 11:15 बजे नया अर्थात नया इकोनॉमिकम फिर लेकर आएंगे मैं और अंशुमान जी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।